नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा जापान की संपन्न हो गई है। साथियों, यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ऐसे मुद्दों पर इसमें समझौते किए गए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो या मेट्रो के मामले में हो, और भी कई ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में हो। इन मुद्दों पर समझौते किए गए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, ये जो यात्रा है मोदी जी काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है क्योंकि इसमें सही मुद्दों के अलावा जो भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार टैरिफ की दरें बढ़ाई जा रही हैं, हैवी टैरिफ बढ़ाई जा रही हैं, तो भारत भी एक नए मार्केट को खोजने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जो जापान और भारत हैं, ये क्वाड समूह के सदस्य देश हैं। क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये चारों देश आते हैं। तो साथियों, कहीं न कहीं क्वाड समूह के सदस्य होने के नाते भी भारत और जापान दोनों देश जो है इस बारे में बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो लगातार टैरिफ बढ़ाई गई है, इस पर भी कोई ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप खबरें देख सकते हैं, 2 दिन की यात्रा मोदी जी की संपन्न हो गई है। मोदी जी प्रधानमंत्री शुक्रवार को 2 दिन जापान दौरे पर पहुंचे थे और उसी दौरान उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में मोदी जी ने कई जो प्रधानमंत्री वहाँ के हैं सुगेरू इशिबा, इनसे उनकी मुलाकात हुई है और कई क्षेत्रों में उनके द्वारा एमओयू एक्सचेंज किए गए हैं। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई ऐसे समझौते होते हैं जिन पर वो इस पर समझौते करके एक दूसरे के देशों को सौंपते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया गया है वहाँ पर, और कई भारतीय समुदाय के जो लोग थे, इसके अलावा जापानी लोगों ने भी भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। काफ़ी आज चर्चाएं इसकी हो रही है क्योंकि वहाँ पर भरतनाट्यम जैसे कार्यक्रम का उनको दिखाया गया। भरतनाट्यम जो नृत्य किए गए उनका मोदी जी ने देखा है वहाँ पर उन्होंने, और उनको स्वागत में इस प्रकार के नृत्य को किया गया था। इसके अलावा साथियों, बात करें हम भारत और जापान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो भारत और जापान प्राचीन समय से ही, क्योंकि दोनों देश साथियों किसी न किसी भी मामले में ऐसा कोई इनका विवाद जैसे स्थिति नहीं है, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी रणनीतिक पाटीदार हैं। बात करें तो जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। और इसी भारत की बात करें तो भारत जो वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, यानी यानी है कि भारत में जो वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, उनके मामले में काफ़ी आगे है। और जापान की टेक्नोलॉजी, दोनों ने मिलकर के खूब काम किया है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जापान के द्वारा भारत में किया गया है। बात करें इनके इस रिश्ते की, तो जापान और भारत का जो संबंध है प्राचीन समय से ही रहा है। बात करें बौद्ध धर्म से, क्योंकि जापान में बौद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति साथ ही भारत से हुई है। महात्मा जो बुद्ध सबसे बड़े बौद्ध धर्म के वो हैं, तो उनके वजह से काफ़ी प्राचीन संबंध भी रहा है। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साथियों, जापान की जो पुनर्स्थापना, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके बाद से जापान पूरी तरह से तहस-नहस हो गया था। तो भारत ने पुनर्निर्माण में मदद की थी और उसके बाद से जापान ने भी, जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत के पक्ष में उन्होंने स्वागत किया था, स्वतंत्रता का स्वागत किया था और भारत ने भी इस प्रकार से सहयोग किया था। तो जो संबंध है भारत और जापान की, वो पिछला काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। बात करें इसके अलावा आर्थिक संबंध भी दोनों देशों के साथ ही, भारत जापान सबसे बड़ा निवेशक है, टॉप इन्वेस्टर, जैसा मैंने आपको बताया कि जापान जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो अब जापानी कारें हों, जापानी ऑटोमोबाइल्स हो, मोबाइल के सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते। इसके अलावा मेट्रो के क्षेत्र सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जापान की जो टेक्नोलॉजी है मेट्रो के क्षेत्र में, पूरी दुनिया में प्रशंसा की जाती है और काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जिस पर से जो मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, इसमें भी अ, डोनाल्ड मतलब कि जापान का इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्टों में जापान का भारी निवेश यहाँ पर किया गया है। साथियों, 2022 में जापान ने भारत में अगले 5 सालों में 3.2 लाख करोड़ का निवेश करने की घोषणा की थी। तो उसके बाद घोषणा की गई है और अभी भी आने वाले समय में और भी घोषणाएं की, जिसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, इससे पहले आपको बता दें कि मोदी जी की जो यात्रा है, जैसा कि 8वीं बार, जब मैंने आपको बताया कि 8वीं यात्रा है, इससे पहले 7 बार मोदी जी यात्रा कर चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी मुलाकात कई प्रधानमंत्रियों से हुई है। इसके अलावा जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी थे तो उनकी 8वीं यात्रा। इससे पहले जापान जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी मोदी जी ने वहाँ की यात्रा की थी, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में बताया है। बात करें मोदी जी की जो पहली यात्रा प्रधानमंत्री के तौर पर, वो 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच हुई थी और इसमें पहली बार मोदी जी 2014 में 5 दिन के लिए मतलब गए थे जापान के दौरे पर, और टोक्यो में कई शहरों को उन्होंने यात्रा की, टोक्यो हो, क्योटो हो, कई शहरों की यात्रा की थी। उसके बाद 2016 में 11 से 12 नवंबर के बीच मोदी जापान में जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे उनके साथ टोक्यो में जो है बुलेट ट्रेन का सफर करते हैं। इसके अलावा 2018 में उनकी यात्रा हुई थी, 2019 में भी मोदी जी की यात्रा हुई थी। इसके बाद 2022 में 23-24 मई को क्वाड समिट में शामिल होने के लिए वो मोदी जापान गए थे और उन्होंने सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के सलाहकार ओसामा सुजुकी से भारत में निवेश के लिए मुलाकात की थी और उसके अलावा कई ऐसे नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी।
इसके अलावा 27 सितंबर 2022 को फिर मोदी जी यात्रा करते हैं और आखिरी बार 2023 में 21 और 19 और 22 मई को 19 से 21 मई के बीच मोदी हिरोशिमा में जी7 देशों के और क्वाड समिट में शामिल होने के लिए वहां पर जापान गए हुए थे। तो इस प्रकार से लगभग 7 बार यात्रा कर चुके हैं, 8वीं बार उनकी यात्रा है। इसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोदी जी ने या फिर पीएम इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर मोदी जी ने 15वें इंडियन जापान एनुअल समिट का भी मतलब उसमें भाग लिया है। साथियों, आपको बात करते हैं कि भारत और जापान के बीच जो दोस्ती के मामले हैं या फिर कहीं रिश्ते हैं काफ़ी मजबूत हैं। उसके द्वारा कई ऐसे प्रोजेक्ट भी है जापान के जो भारत में चल रहे हैं। भारत के द्वारा भी कई ऐसे कई ऐसे सामान हैं या फिर ये कहीं कई ऐसे प्रोडक्ट है जिनका एक्सपोर्ट जापान के बाज़ारों में किया जाता है। तो भारत की तरफ से और भी समझौतों को मजबूती की गई है। तो आप बात कर लेते हैं कौन कौन समझौते हैं जो भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के द्वारा किए गए हैं। जिनमें साथियों सबसे प्रमुख और चर्चा का विषय ये है कि भारतीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी JAXA मिलकर के चांद के दक्षिण ध्रुव की स्टडी करेंगी। मतलब जो लुपेक्स नाम का एक जो अभियान चलाया जाएगा चंद्रमा की यात्रा के लिए, जो चंद्रयान 5 लॉन्च किया जाएगा, उसके बारे में समझौता किया गया है कि चंद्रयान 5 का जो लॉन्च है वो जापान और भारत के दोनों की स्पेस एजेंसियों के द्वारा मिल करके काम किया जाएगा। इसके अलावा साथियों जापान अगले 10 सालों में भारत में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो भारत में जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ेंगे और कई लोगों को नौकरियां मिलने की संभावनाएं होंगी। इसके अलावा साथ दोनों देशों ने डिफेंस टेक्निक्स शेयर करेंगे और इसके अलावा हथियारों के जॉइंट प्रोडक्शन की संभावनाओं पर भी काम करेंगे। दोनों देश जहाज़ों की आवाजाही बढ़ाएंगे और समुद्री डकैती जैसे अपराधों के खिलाफ कदम उठाएंगे। भारत जापान प्राइमरी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, खनिज, दवाइयाँ, सूचना और संचार, इसके अलावा क्लीन एनर्जी पर भी खास ध्यान देंगे। ऐसे समझौते किए गए हैं। इसके अलावा पीपुल्स टू पीपुल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत में करीब 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर जापान जाएंगे। मतलब साथियों भारत की तरफ से जो वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, उनको जापान भेजा जाएगा। 50,000 से अधिक स्किल्ड वर्करों को भेजे जाने की बात कही गई है। इसके अलावा भारत और जापान के बीच जो यात्रा हुई इस दौरान लगभग 150 समझौतों पर MOU पर साइन किया गया है, मतलब घोषणा हुई है। इसकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट समझौते हैं जिनको पूरी तरह से अंतिम रूप दिया जा चुका है, उसके बारे में चर्चाएं हो रही है। उसमें से प्रमुख है इसरो की जो जापान, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लुपेक्स प्रोग्राम है, लुगलुक्स मिशन है चंद्रयान 5 को लॉन्च करने के लिए, उसके बारे में समझौता किया गया। इसके अलावा मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल पर समझौता किया गया है। मतलब इसकी जो आपूर्ति जापान के द्वारा भारत को की जाएगी। जापान ग्रीन हाउस गैस देशों को कम करने और सदर प्रति सहयोग देगा। इसके अलावा डिजिटल साझेदारी 2.0 और टेक्नोलॉजी बढ़ाने में जॉइंट रिसर्च पर सहयोगी। तो इस प्रकार से कुछ समझौते किए गए हैं। हम आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो कॉपी है शेयर की गई सरकार के द्वारा। इसकी प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट की गई है और सभी इस पर जिक्र किया गया है। लगभग 13 एग्रीमेंट और MOU या फिर एग्रीमेंट पर के बारे में बताई गई है। साथियों चंद्रमा पर जो चंद्रयान 5 है, इसको लॉन्च करने का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? साथियों चंद्रमा अभी भारत जो है चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान जो है लॉन्च किए जाते हैं। चंद्रमा के बारे में अध्ययन करने के लिए चंद्रमा की क्या प्रकृति है, क्या वहाँ पर मानव संभावनाएं हैं, मानव को बस्ती बसाने और उनके संसाधनों की संभावनाओं की जांच की जाएगी। इसके बारे में चंद्रयान 5 लॉन्च किया जाएगा। साथ ही उससे पहले भारत चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा चुका है और चंद्रयान 4 लॉन्च करने की तैयारी बना रहा है। लेकिन चंद्रयान 5 की जो लॉन्चिंग है इसके खिलाफ भारत और जापान दोनों देश मिलकर के इस पर काम करेंगे और वहाँ पर जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अध्ययन करेंगे। दक्षिणी ध्रुव में अक्सर अंधेरा रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो इमेजेस में। तो यहाँ पर इसको जो ऊपरी वाला हिस्सा है उत्तरी ध्रुव कहलाता है और इस प्रकार का जो निचला वाला हिस्सा है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा, जहाँ पर H2O, आइस और अन्य खनिज पदार्थों की खोज की जाएगी। इसमें साथियों पहले जो जिस प्रकार समझौते किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो मिशन है लूपेक्स, जैसा कि मैंने बताया, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये मिशन इसके तहत लॉन्च किया जाएगा और इसका जो नाम है वो है चंद्रयान 5 के तहत। इसमें इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी और इंडिया की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो, ये दोनों साझेदार हैं और इसमें जापान का H324L रॉकेट की सहायता से ये लॉन्च किया जाएगा। इसमें इसकी समय जो बताई गई है 2027-28 के बीच लॉन्च किया जाएगा और इसमें चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी और खनिज तत्वों की खोज की जाएगी। जापान द्वारा जो निर्मित रोवर होगा वो 25 से 30 किलोग्राम, मतलब कि 250 से 350 किलोग्राम तक का रोवर होगा। अब इसमें कौन कौन से देशों द्वारा क्या क्या बनाए जाएंगे इस पर बात कर लेते हैं। साथियों जापान के द्वारा, माफ कीजिए पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के द्वारा लैंडर बनाया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लैंडर है जो जहाँ पर कि यहाँ से रॉकेट से द्वारा छोड़ा जाएगा
फिर उसके बाद छोड़ने के बाद जो लैंड करने की प्रक्रिया होती है उसको लैंडर कहते हैं। जैसे चंद्रयान 3 में भारत ने विक्रम लैंडर बनाया था, तो उसी प्रकार से और को भी उसको एडवांस तरीके से बनाया जाएगा, लैंडर बनाएगा। उसके अलावा और भी कुछ वैज्ञानिक उपकरण जो है भारत के द्वारा लगाए जाएंगे। अभी जानकारी प्रारंभिक जानकारी निकल कर आ रही है। उसके बाद जैसे जैसे कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जापान H3 रॉकेट लॉन्च करेगा और रोवर लगभग 250 से 350 किलो का बनाया जाएगा। इसके अलावा जो कई किलोमीटर तक चलकर अध्ययन करेगा। पावर सिस्टम और कुछ टेक्नोलॉजी भी जापान के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस प्रकार समझौते किए गए। इसके अलावा साथ ही कई ऐसे समझौते हैं वो भी किए गए जिनमें से जापान ने भारत में बड़े निवेश का वादा किया है। इसके अलावा मुंबई जो प्रोजेक्ट अहमदाबाद प्रोजेक्ट चल रहा है अभी जो रनिंग में है उसमें तेजी लाने की बात कही गई है। जापान ने भारत में ग्रीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सहयोग बढ़ाने का भी आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा साथियों क्वाड और ग्लोबल मुद्दे पर भी बातचीत की गई है, क्योंकि मोदी जी ने जापान प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा से मुलाकात की है और क्वाड को मिल करके जैसे जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इस प्रकार जो देश हैं इनको मिलकर रणनीति बनाने पर चर्चा की गई है। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। बहरहाल इसकी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।